देखिए, यूएस वाले की जो मानसिकता होती है, जो मेंटेलिटी है, वो यूएस फर्स्ट। मेरी कंट्री चले, मेरा एजेंडा चले, मेरा देश आगे है, अच्छी है, स्वागत है, कोई बात नहीं, होने भी चाहिए, हर एक का होना चाहिए। भाई हमारी मेंटेलिटी, हमारी मानसिकता, हमारी प्रायोरिटी इंडिया फर्स्ट। हम इंटरनेशनल पॉलिसी में किसी से न डिक्टेशन लेंगे, न किसी का डिक्टेट लेंगे। न हम यूएस के अलाई तो है, ना ही हम उनके पट्टे हैं, ना ही साइड किक है, ना ही लैकी है। ये जो भी यूएस सेनेटर है, ऐसे बहुत सेनेटर कांग्रेसमैन है वहां पे, तो उनको ये क्लियर समझना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर यूरोप यूनियन की तरफ से एक प्रेशर है कि आप कंडमनेशन आपकी तरफ से नहीं आया, और हिंदुस्तान भी इस वक्त हमें ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन पे नजर आ रहा है। क्या मसाइल है, क्या मुश्किलें हैं, और कब तक ये पोजीशन बरकरार रखी जा सकती है, क्योंकि एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ यूएस और यूरोप है। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक सवाल तो ये करना है कि अमेरिकन लॉ मेकर ये कह रहे हैं कि भारत अगर चाहता है कि उसको सीरियस लिया जाए तो उसको ग्लोबल स्टेज के ऊपर कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात करनी है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये जेलेंस्की साहब से क्या बातें करते हैं, उधर जंग छिड़ रही है, उधर गप्पे चल रही हैं मोदी साहब की, ये अंदर खाते क्या बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि यूएस लॉ मेकर ने ये कहा है कि अगर वाकई ही जो इंडिया चाहता है कि उसको हम दुनिया में सीरियस लें तो उसको जो फैमिली ऑफ डेमोक्रेसीज है उसको उसको उसके उसके साथ मिलके रशिया को कंडेम करना चाहिए था। इसको इंडिया कैसे देखता है? इसको आप इंटरवेंशन देखते हैं अपनी सॉवरेनिटी में या इंटरनल डिसीजन मेकिंग में? देखिए, यूएस वाले की जो मानसिकता होती है, जो मेंटेलिटी है, वो यूएस फर्स्ट। मेरी कंट्री चले, मेरा एजेंडा चले, मेरा देश आगे है, अच्छी है, स्वागत है, कोई बात नहीं, होने भी चाहिए, हर एक का होना चाहिए। भाई हमारी मेंटेलिटी, हमारी मानसिकता, हमारी प्रायोरिटी इंडिया फर्स्ट। हम इंटरनेशनल पॉलिसी में किसी से न डिक्टेशन लेंगे, न किसी का डिक्टेट लेंगे। न हम यूएस के अलाई तो है, ना ही हम उनके पट्टे हैं, ना ही साइड किक है, ना ही लैकी है। ये जो भी यूएस सेनेटर है, ऐसे बहुत सेनेटर कांग्रेसमैन है वहां पे, तो उनको ये क्लियर समझना चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय यू टू अस, इट विल बी डिक्टेटेड बाय आवर इंटरेस्ट। हमने अभी बहुत मैच्योर्ड स्टैंड लिया। अगर आप देखें 2-3 दिन की डेवलपमेंट्स भी बोलूंगा, जिसपे दिन भर ही डिबेट चलते रहते हैं नेशनल टीवी पे, इधर उधर काफी चैनलों पे। चीमा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, हमने एक स्टैंड लिया है कि भैया पहले लड़ाई को रोको। हमने ना इनका साथ दिया ना उनका साथ दिया, किसी एक का साथ देना मतलब लड़ाई बढ़ाना। हमने साथ दिया, हमने कहा लड़ाई को रोको। कल अगर आप देखें, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जो शायद यूएस सेनेटर साहब ने देखा नहीं होगा। चलिए, वो पॉलिटिकल मायोपिया होता है, आप जानते हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स लाइक्स द शेड्स ऑफ ग्रे, नीदर व्हाइट नीदर न व्हाइट न ब्लैक, शेड्स ऑफ ग्रे आर प्रेफर्ड। अब मैं बता रहा हूँ, कल जर्मन चांसलर और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इमीडिएटली फोन किया पुतिन साहब को। बोले भाई ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इसको आप देखो, जो वहाँ 15 न्यूक्लियर रिएक्टर है, सबसे बड़ा पावर प्लांट है, वो आज रशियंस के कंट्रोल में, क्योंकि इसके साथ फ्यूल डंप होता है, फ्यूल डंप के साथ और जो वो निकलता है इसका वेस्ट, वो डंप होता है। तो करीब करीब 30 से 45 रेडियो एक्टिव साइट्स पूरे यूक्रेन में है। यूक्रेन क्या, एक और चीज आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या चीज साहब, अगर आज कहीं सबसे जल्दी प्लूटोनियम या यूरेनियम का इन्रिचमेंट हो सकता है बॉम्ब बनाने के लिए, वो है यूक्रेन। 15 रिएक्टर है वहां पे। एक अमेरिकन का इंटरेस्ट ये भी यूक्रेन में कि ऐसा यूरेनियम तो वहां निकलता ही कि यूरेनियम लेवर है और वहीं से मिसाइल बनाई जाए, वही रशिया पे तानी जाए। जब रशिया ने 23 मिलियन लोग वर्ल्ड वॉर 2 में गवाए हैं, हाईएस्ट कैजुअलिटीज रही रशिया में, जो रशिया 2 दिन पहले बोल चुका है। जिस कंट्री ने 23 मिलियन लोग गवाए हो भाई, वो तो सतर्क रहेगा, वो तो ऑन गार्ड रहेगा, राइट। तो अब डर क्या लग रहा है जर्मनी को, फ्रांस को? जर्मनी और फ्रांस को लग रहा है पहले तो चढ़ाया जा रहा है, चलो बेटा लड़ो, चलो बेटा लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, किसी की भी ताकत कम हो, हम तो बड़े बड़े खुश हैं, बड़े मजे ले रहे, बंदर लड़ रहे। अब उनको लग रहा भाई अगर ये न्यूक्लियर वाला मसला निकल गया, चेर्नोबिल भी यूक्रेन में था, तब आपने एक पूरा कंक्रीट का पहाड़ डाल दिया उसके ऊपर जहाजों को यूज करते हुए। और एक और मैं चीज आपको बताऊं, अब भी 25 किलोमीटर के डायमीटर में चेर्नोबिल के कुछ नहीं है, ना आदम का जहाज। रेडियो एक्टिव डस्ट वहां भी है, अब भी है, रेडियो एक्टिविटी वहां अब भी है। और उसमें चीमा साहब इन्होंने क्या किया था, जितने लोग तब गए थे उनको एक लेड सूट दिए थे, इतने मोटे, मतलब लेड सूट का वजन कहते हैं आदमी के वजन से ज्यादा होता है, उसमें था 20 से 40 मिनट ये वहां काम करते थे, इनको निकलना पड़ेगा। पर सच्चाई ये है मेरे भाई कि उनमें से 90% लोग कैंसर से मर चुके हैं लेड सूट होने के बाद भी। अब जहां एक चीज 30 से 45 न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स या रेडिएशन लीक सेंटर्स हो,
तो जर्मनी की भी हवा टाइट हो गई है, फ्रांस की भी हवा टाइट हो गई, क्योंकि उन्हें लग रहा है यार अमेरिका तो रेडिएशन पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, यहां तक तो आएगी। तो यूक्रेन में भी गया, रशिया भी गया, जर्मनी भी गया, फ्रांस भी गया। इसीलिए कल उन्होंने पहली बार लड़ाई को रोकने की बात की। कल उन्होंने पहली बार पुतिन को फोन किया, भैया आप इन इंस्टॉलेशन का कंट्रोल लो। आज जो ज़ेलेंस्की जो प्लांट है उसमें आज रशियन कंट्रोल है, रशियन उसको चला रहे। जो आग लगी थी वो भी रशियन ने बुझाई है। चीमा साहब, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा आपको सर, ये जो 50,000 लोगों के हाथ में से हथियार दिए हैं ज़ेलेंस्की ने, और ये जो अजूर रेजिमेंट है जो बेसिकली नियो नाज़ीस है, जो पोलैंड से इसने लोग बुलाए, जो उसने कुछ लोग चेचेनिया से बुलाए, जो उसने कुछ लोग हंगरी से बुलाए। अब ये 60-70 हजार लोगों के पास हथियार है, ये कर रहे हैं यूक्रेन को कंट्रोल। इससे लग रहा पूरे यूरोप को डर, हवा टाइट हुई पड़ी है कि मतलब यूरोप की, क्योंकि यूक्रेनी आर्मी तो फिर भी यूक्रेन के कंट्रोल में वर्दी वाले लोग हैं। रशियन आर्मी रशिया के कंट्रोल में वर्दी वाले लोग हैं। वर्दी वाले लोग को आप चला सकते हो, उन्हें ऑर्डर दे सकते हो। ये जो 70 लोग, 1000 लोग घूम रहे बंदूकें लेके, ये किसके कंट्रोल में है? कल को इन्होंने कोई वारदात कर दी, कल को इन्होंने कोई कांड कर दिया। चेरनोबिल तो आपने बचाया, पीस टाइम था। अगर अभी कुछ डिजास्टर होता है, इससे पहले आप कुछ कर पाओ, पूरे यूरोप में रेडिएशन फैल जाएगी, हो गया काम फिर। अब यहां स्थिति आ गई है, ये डेंजर है। तो अगर हम भारत का स्टैंड देखें, भारत ने तो पहले ही बोला, मोदी जी तो पहले बोला भाई लड़ाई रोको, ये खून खराबा रोको, बैठ के बात करो। अब जब न्यूक्लियर खतरा दिख रहा है आमने सामने चीमा साहब, तो अब फ्रांस को भी ये समझ आ रहा है, अब ये जर्मनी को भी समझ आ रहा है। फ्रांस और जर्मनी के लिए यूएस वाली लाइन नहीं है। एक और डेवलपमेंट बताऊंगा, हमारी बहन जी कमला हैरिस जी को तो जो बाइडेन ने भेज दिया यहाँ पे, जर्मनी जाओ या पोलैंड जाओ, हंगरी जाओ, रोमानिया जाओ, प्रचार करो। क्यों प्रचार करो? अब आप पूछेंगे भाई ऐसा क्या आ गया, बहन जी को भेजने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ रही है, पुतिन जैसे यूक्रेन ले लेता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेमर्जेंस ऑफ फॉर्मल यूएसएसआर। जो आपने 30 साल पहले बोला हमने कोल्ड वॉर खत्म कर दी, यूएसएसआर को हमने तोड़ दिया, रशिया और छोटे छोटे कंट्री बनी, अब उनको एक और डर लग रहा है, तो यूएसएसआर का इमर्जेंस होगा जो बाइडेन के अंडर। दूसरा डर उनको चीमा साहब ये लग रहा है, जहां आपने नेटो के हाथ पैर पसारे हैं, पुतिन का अगला डिमांड होगा यूक्रेन लेने के बाद, भैया नेटो निकलो यहाँ से, चलो बोरी बिस्तरा पैक करो। या वो कंट्री जहां भी नेटो बैठा पड़ा वही कहेगा भाई बोरी बिस्तरा पैक करो। पोलैंड अपने यहाँ जहाज उतरने नहीं दे रहा, पोलैंड को बोला नेटो में तुम इनको मिग-29 दो, उसने भैया मैं नहीं देता। लास्ट ईयर वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बना था पोलैंड। पोलैंड अब की बार वो हमाकत नहीं करना चाहता कि भाई मैं कहीं मैं लेना देना ना मैं काम का। तो सर जिसके 23 मिलियन लोग मरे हो वो कंट्री तो सक्सेस, वो कंट्री सतर्क रहेगी, अलर्ट रहेगी। आज का ये है कि हम लड़ाई को रोकें। मैं उस सेनेटर से ये पूछना चाहूंगा, भाई अपने जो तुम्हारा चचेरा भाई है ये जर्मनी को ओलाफ और मैक्रोन, उसी को सद्बुद्धि देते, वो आज पुतिन से क्या बातें कर रहे हैं? हमने ना किसी का सपोर्ट किया ना किसी का विरोध किया, हमने सिर्फ बोला युद्ध रोको। आज भी यही स्ट्रैटेजी, तब भी यही स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि ये चीजें जो उन्हें 15 दिन बाद दिख रही न्यूक्लियर खतरे को देखते हुए, ये मैं पहले दिन देखी थी। मैंने आपके शो पे, अपने नेशनल टीवी पे कई चैनलों पे कहा, ये जो 50,000 लोग को हथियार देने का मतलब है, आप लड़ाई को बढ़ाना चाहते हो, आप सिविलियन को मरवाना चाहते हो, आप अपने देश को सीरिया और अफगानिस्तान बनाना चाहते हो। और एक बड़े इंटरेस्टिंग बात और पता लगी चीमा साहब, सुना ये ज़ेलेंस्की तो पहले, देखिए इनके बारे में कोकेन एडिक्ट है तो सबको पता ही है, खैर सुना पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थे। अब ये जो पॉलिटिकल पप्पुओं के हाथ डिसीजन मेकिंग लगती है ना, पॉलिटिकल पप्पू के हाथ, बंदर की हाथ का तलवार का घात और पॉलिटिकल पप्पू के हाथ में तलवार का घात इक्वल होता है। ये जो कॉमेडियन है इन्हें कॉमेडी वॉमेडी करनी चाहिए, इन्हें मिलिट्री पॉलिटिक्स इन सब चीजों में ना पड़े, क्योंकि हर एक का अपना नजरिया होता है। जो पॉलिटिशियन होता है उसकी नौयत शुरू से वैसे होती है। ये जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियन बन के आ जाते हैं ना, दाएं से बाएं से, कोई कॉमेडियन है वहां बन गया, कोई एक्टर है वहां बन गया, कई बार इनके डिसीजन सर बहुत घातक सिद्ध होते हैं। अभी देखिए पूरे यूरोप को, पूरे विश्व को परमाणु हथियार, रेडिएशन लीक के कगार पे खड़ा कर दिया। आज की खबर ये है, जो सेनेटर साहब है, चलिए वो अपने अमेरिका का सोच रहे, अच्छी बात है, उनको बोलिए भाई ये जो तुम्हारे 2 एलाई थे ये तो पुतिन से बातें कर रहे हैं, भैया हम तो पुतिन से बात नहीं कर रहे, तुम्हारे 2 एलाई पुतिन से बात क्यों कर रहे हैं, क्यों पुतिन से सांठगांठ कर रहे? तुम तो बहन जी को पोलैंड, हंगरी, रोमानिया भेज रहे हो और तुम्हारे 2 एलाई पुतिन अंकल को फोन करे क्या?